नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ हम यूपीएससी के क्रैश कोर्स में एक आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक है। यूपीएससी का क्रैश कोर्स, जो कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम आने वाले प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर 4 को जो प्रीलिम्स प्लान्ड है 2020 का, राइट, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पे हमने फ्री में उपलब्ध करवाया है। और जो लोग इस क्रैश कोर्स को सिंसियरली फॉलो करते आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि क्रैश कोर्स में 60-70 से भी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। हमने कंटेंट को बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट रखा है टू मेक श्योर कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े करंट अफेयर्स का। खैर, इसमें हमने 3 भागों में इस पूरे कंटेंट को कवर किया था। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। यहाँ पर वैसे तो 2 ही भाग बनते हैं, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन, यहाँ पर क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, यहाँ पर जो नंबर 3 वाला जो भाग है उसकी हम आज शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। आने वाले 15 से 16 दिनों में हम इस पूरे 3rd भाग को भी ख़त्म कर देंगे। पहले भाग में हमने बेसिकली यहाँ पे कवर किया था जून से लेकर के फरवरी तक के करंट अफेयर्स को, और उसके सेकेंड भाग में हमने कवर किया था मार्च से लेकर के मई तक के करंट अफेयर्स को। क्लियर है? मार्च, अप्रैल, मई। एंड फाइनली आपके सामने जो सेट नंबर 3 है, राइट, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त के करंट अफेयर्स को। दैट इज़ बिकॉज हम कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, कंप्लीटली इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में कुछ वीडियोस आपके सामने हम पेश करेंगे। टाइम पीरियड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर एक ख़ास कोर्स लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आपके आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है, राइट। जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ायदा उठाइए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे, 3 विषय कवर करेंगे। सबसे पहला है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, दूसरा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और तीसरा है एग्री डेक्स का टॉपिक। सबसे अहम और सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाली है वो होने वाली है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को लेके। कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, उस पूरी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेट अस बिगिन द डिस्कशन विद अ सिंपल क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट? Monetization is disadvantageous because there is increase in the net public debt. Under FRBM Act of 2003, RBI was completely barred from monetizing the debt. काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अनलेस आपको मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब ही नहीं मालूम, आप इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इसमें आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। पहले हम इसकी बात करते हैं, ये बेसिकली चर्चा में क्यों आया, क्या इसकी वजह रही। यहाँ पर हम पिछले 3-4 महीने से जो भी डिस्कशंस होती आ रही हैं, हर चीज़ को वी आर लुकिंग थ्रू द मिरर ऑफ कोविड-19, राइट। जब भी हम कोविड-19 की वजह से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें जो अभी तक नॉर्मल चीज़ें होती आ रही थी उसमें एक बड़ी डिसरप्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग द एक्स RBI गवर्नर सी रंगराजन, इन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया था मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट मे बी इनएविटेबल अमिड द कोरोना वायरस डिसरप्शन। कोरोना वायरस की वजह से जो यहाँ पे इंटरवेंशन या फिर डिसरप्शन हो चुकी है हमारी इकोनॉमी में, उसके चलते मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट में बी इनएविटेबल। यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या इसकी वजह थी? सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता क्या है। बेसिक समझ लीजिए, आपने फिस्कल डेफिसिट का आई एम श्योर सुना होगा। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? काफ़ी सिंपल है। सरकार के पास कुछ उसका एक्सपेंडिचर है, कुछ उसकी इनकम है, कुछ उसका आय है, कुछ उसका कर है, ठीक है। यदि उसका जो कर है वो आय से बढ़ जाता है, उस केस में सरकार का जो है वहाँ पर कुछ डेफिसिट सरकार को झेलना पड़ता है। इस डेफिसिट को हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसको हम फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज सेड टू हैव इनकर्ड अ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, कि जब उसकी जो इनकम है वो कम रह जाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कोविड-19 में सरकार के पास इनकम काफ़ी कम थी बिकॉज जो भी यहाँ पर टैक्सेशन से बेनिफिट्स या टैक्सेशन के जो भी यहाँ पे रेवेन्यूज सरकार को मिलते थे वो काफ़ी कम हो चुके थे, लेकिन वहीं पर जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी बढ़ चुका था। कई सारे बेल आउट पैकेजेस जो हैं वो सरकार के द्वारा शुरू किए गए,
कई सारे सेक्टर्स को दोबारा से एक तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए कई सारे सेक्टर्स को यहाँ पे बेल आउट पैकेजेस रिलीज़ किए गए। सो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली काफ़ी बढ़ चुका था। द डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज़ टू बी डन ईदर बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट फ्रॉम द आरबीआई। सो यहाँ पर दो तरीके आते हैं। ये आपका जो मोनेटाइजेशन ऑफ ये आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको आप फाइनेंस कैसे करेंगे? आपके पास मान लीजिए ये आपका इतना आपका एक्सपेंडिचर है लेकिन आपकी इनकम इतनी ही है। दिस इज़ योर एक्सपेंडिचर, दिस इज़ योर इनकम। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको पूरा कैसे करेंगे? इसको करना पड़ता है फाइनेंस। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को करने के दो तरीके हैं। या तो सरकार मार्केट से बोरोइंग कर ले, या सरकार जो है वो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करवा ले। किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। ठीक है। सो यहाँ पर जो बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पब्लिक डेट। मार्केट में क्या है? मार्केट में लोग हैं, पब्लिक है। सो पब्लिक से पैसा उधार लेना यानी कि पब्लिक डेट इसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू आरबीआई। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, सो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन्वॉल्व्स द फाइनेंसिंग ऑफ सच एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस विद मनी instead of debt to be repaid at some future date. So it is a form of non-debt financing. ठीक है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट में पब्लिक डेट था, यानी कि पैसा आप मार्केट से मांग रहे हैं, सरकार पैसा मार्केट से मांग रही है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में सरकार डायरेक्टली पैसा नहीं मांगती। ठीक है। सो इसको हम नॉन डेट फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? एज अ रिजल्ट अंडर मोनेटाइजेशन देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नेट पब्लिक डेट। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अक्सर बच्चे इसको जल्दी से मार्क कर देते हैं कि अगर मोनेटाइजेशन कर रहे हैं सो इसमें ऑब्वियसली पब्लिक डेट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नेट पब्लिक डेट है वो नहीं बढ़ी। क्यों? आपने पैसा पब्लिक से लिया ही नहीं। पैसा पब्लिक से लिया होता तो फिर डेट आपका बढ़ता, लेकिन आपने तो मोनेटाइजेशन करवाया है। किस माध्यम से? थ्रू आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मोनेटाइजेशन के चलते यहाँ पे पब्लिक डेट में बढ़ोतरी नहीं होती है। अब मोनेटाइजेशन करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष तरीका और एक होता है अप्रत्यक्ष तरीका। जो आपका डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का तरीका है, इसमें क्या होता है? आरबीआई के पास पावर होती है कि वो नई करेंसी को प्रिंट करे। उस नई करेंसी को प्रिंट करने के बाद वो सरकार के द्वारा रिलीज़ किए गए बॉन्ड्स को परचेज करती है। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, आरबीआई को मिल जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो पैसे की कमी थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या हुआ? आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया, सरकार से बॉन्ड खरीदे और पैसा सरकार को मिल गया। ये हुआ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, जिसमें क्या करती है? गवर्नमेंट पहले बॉन्ड्स को इशू करती है, फिर आरबीआई उन बॉन्ड्स को परचेज कर लेती है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। इसमें इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आरबीआई ने पैसे को प्रिंट नहीं किया। इन एनी केस बेसिकली पैसा जा किसके पास रहा है? पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है। दोनों केसेस में एक सिमिलरिटी तो है, आरबीआई से गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? सो ये है तरह तरह की मोनेटाइजेशन, किस प्रकार की मोनेटाइजेशन बेसिकली हो सकती है। यहाँ पर ये जो सुझाव था ये इसलिए दिया जा रहा था, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट से पैसा उठाने का सेंस नहीं है। मार्केट के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, पब्लिक के पास पैसा है ही नहीं। तभी तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का जो विकल्प था उसको यहाँ पर आरबीआई ने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट को यही वाला विकल्प अब चुनना पड़ सकता है। ये तो थी इस टाइम की बात। अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें, इसकी पृष्ठभूमि देखें, सो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का जो बेसिकली प्रैक्टिस है ये इंडिया में शुरू बेसिकली चल रहा था 1997 तक। 1997 तक तो ये काफ़ी फेमस था, काफ़ी पॉपुलरली इसको हम यूज़ किया करते थे। वेयर बाय सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली मोनेटाइज द गवर्नमेंट डेफिसिट थ्रू द इशुएंस ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। ठीक है। सो अक्सर जो सेकेंडरी तरीका मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट तरीका था, इसमें सेंट्रल बैंक क्या करती थी? कुछ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को इशू करती थी और इन ट्रेजरी बिल्स के आधार पर आरबीआई से पैसा ले लेती थी और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट हो जाता था। अगर आपको ट्रेजरी बिल्स की डेफिनेशन समझनी है तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है। इसको कोई प्राइवेट एंटिटी, कोई बैंक या फिर कोई भी और इशू नहीं कर सकता है। और इसको 3 टेन्योर्स में इशू किया जाता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। कहने का मतलब 91 दिनों के लिए डेट, 182 दिनों के लिए डेट, 364 दिनों के लिए डेट। ठीक है। लेकिन 94 और 97 में 2 बड़े समझौते हुए थे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। और यहाँ पर बेसिकली जो समझौते हुए थे, ये बात ये हो रही थी कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की जो प्रक्रिया है, जो सरकार यहाँ फॉलो करती है, ये सही नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर आरबीआई की ऑटोनॉमी अफेक्ट होती है।
जिसकी वजह से इसको फेज आउट करने की बात चल रही थी। और इसको फिर फेज आउट हुआ कैसे? इसके बाद ये फेज आउट हो जाता है FRBM एक्ट 2003 के थ्रू, जहाँ पे RBI वॉज कम्प्लीटली बार्ड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहाँ पर RBI कोई भी बॉन्ड जो कि सरकार इशू कर रही है, ट्रेजरी बिल, उसको यहाँ पर इशू, उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। ठीक है, सो 94-97 में बात चली, उसके बाद 2003 में ये बात पक्की हो गई कि RBI इसको सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि इसी FRBM एक्ट में आगे जाके एक छोटा सा संशोधन होता है 2017 में, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस आ जाता है, अगर कोई विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इस केस में यहाँ पर मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का जो परमिशन है वो RBI को मिल सकता है। सो ये पूरी कहानी थी जो कि यहाँ पे चली। बैकग्राउंड समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली हम क्या करते आए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, कौन से कानून के तहत कर पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो ये हमारे एक्स RBI गवर्नर का मानना था या कहना था, वो क्यों यहाँ पे सच हो जाता है। एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे लोग रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, इसकी बात मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ। इसके रीज़न वैसे तो काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमिक टर्म्स में सिंपल है कि एक तो जो आपका कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन, जो कि पिछले साल इस समय लगभग 7 से 7.5% के आसपास था, वो इस साल 10% को भी क्रॉस करने वाला है। सो जिसके चलते यहाँ पर ऑलमोस्ट श्योर था कि इस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमें मॉनेटाइजेशन ही करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर जो हमारा डेट टू GDP का रेशियो है, देखिए डेट टू GDP रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा एक कंट्री के लिए ख़राब होता जाएगा। इस बार कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से जो डेट टू GDP रेशियो था वो इट वाज ऑब्वियस कि ये बढ़ेगा। यहाँ पर इंडिया का डेट टू GDP रेशियो ये माना जा रहा था कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 84% तक भी जा सकता है। ऑलरेडी हमारा काफ़ी हाई है, 72% तक हमारा डेट टू GDP रेशियो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस केस में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी इकोनॉमी के लिए। सो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को पीपल रिकमेंड कर रहे थे। फाइनली कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जिसको हमने पीछे छोड़कर आए थे कि मॉनेटाइजेशन इज डिसएडवांटेजियस बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द नेट पब्लिक डेट। सो ये यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपका जो पब्लिक डेट है इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मॉनेटाइजेशन में पैसा प्रिंट हो रहा है, राइट, या फिर RBI पैसा दे रही है सरकार को, लेकिन सरकार ने पब्लिक से पैसा नहीं लिया है। अंडर FRBM एक्ट 2003, डेट भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में क्लॉज नया ऐड कर दिया गया था, RBI वॉज कम्प्लीटली बार्ड फ्रॉम मॉनेटाइजिंग द डेट। दिस इज ट्रू कि यहाँ पर RBI के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप डेट को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, ये काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF या फिर यूनिक्टैड। सही जवाब है यूनिक्टैड। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम पुरानी वीडियोस में, हमने एक स्पेशल वीडियो निकाली थी, बाय द वे आपको बता दूं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के नाम से। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्रैश कोर्स का ही हिस्सा है जिसमें लेटेस्ट 2019 के रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को कवर किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो UN की ट्रेड बॉडी है, इसकी जून की ये खबर है जिसमें ये बोलता है इंडिया विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द FDI, राइट, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना वायरस हो चुका है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉकडाउन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया भर की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा धक्का ले चुकी है, उसके बावजूद भी इंडिया की जो कंट्री है इट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। इसको रिलीज़ कौन करता है? रिलीज्ड बाय यूनिक्टैड। और जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, देखिए अभी तक सवाल अक्सर UPSC में यही आते थे, कौन रिलीज़ करता है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन अब मुझे लगता है सवाल ये भी आ सकते हैं कि ये रिपोर्ट बताती क्या है। सो ये आपका सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा कौन रिलीज़ करता है, सेकंड पार्ट होगा रिपोर्ट बताती क्या है। इट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड वाइड, रीजनल एंड कंट्री लेवल पे, यानी कि दुनिया भर में क्या ट्रेंड है, क्षेत्रीय स्तर पर क्या ट्रेंड है और देश के स्तर पर क्या ट्रेंड है, और एमर्जिंग मेजर्स क्या हैं टू इम्प्रूव इट्स कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी बताता है कि किस तरीके से हम इसके उपाय भी बताता है किस तरीके से इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये काम करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर आपको बिफोर आई टॉक अबाउट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई वांट टू टॉक अबाउट यूनिक्टैड। यूनिक्टैड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनिक्टैड का जो एस्टैब्लिशमेंट है 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जिनेवा में है। ये एक स्थायी रूप से अंतर सरकारी निकाय है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑफ द UNGA,
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और किस किस के साथ संबंध करती है? व्यापार के साथ, निवेश के साथ और विकास को लेकर जो भी मुद्दे होते हैं उनके साथ। केवल एक रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है, कई सारी और रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, जिसमें से कुछ अहम हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। सो 1 2 3 4 5 रिपोर्ट्स हैं, 3 आपको याद होनी चाहिए जो कि यूनेक्टाड के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। कमिंग बैक टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि यहाँ पे रिलीज़ की गई थी, इसके कुछ हाइलाइट्स, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। FDI फ्लोज टू साउथ एशिया इंक्रीज्ड बाय 10% टू 57 बिलियन। ठीक है, सबसे पहले तो साउथ एशिया में जो FDI के फ्लोज हैं वो बड़े हैं 10% से, और यहाँ पर द राइज वॉज ड्रिवन लार्जली बाय 20% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। साउथ एशिया में कई सारे देश आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवेश देखने को मिला था वो मिला था भारत में, 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट साउथ एशियन FDI रेसिपिएंट, और यहाँ पर इंडिया में जो FDI रेसिपिएंट का जो रकम है वो बढ़ करके 51 बिलियन की हो चुकी है। इंडिया जंप्ड फ्रॉम 12th पोजीशन इन 2018 टू 9th पोजीशन इन 2019, यानी कि एक साल में बढ़ते बढ़ते हमारा FDI का जो निवेश है भारत के अंदर वो 12वें स्तर से बढ़ करके अब 9वें स्तर पर आ चुका है। Also, India is the biggest FDI host in the region with more than 70% of inward stock. So यहाँ पर 70% से भी ज़्यादा जो आपका FDI आती है वो केवल और केवल भारत में आती है, जो कि साउथ एशिया में आ रही है। ठीक है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स किस क्षेत्र में हो रही हैं भारत में? मोस्टली हो रही हैं ICT में, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इसके बाद भारत को सबसे ज़्यादा FDI आती कहाँ से है? सो सबसे ज़्यादा FDI आती है सिंगापुर से, इसके बाद आती है मॉरिशस से, फिर नीदरलैंड्स, द USA, केमन आइलैंड्स, जापान एंड फ्रांस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए केमन आइलैंड्स किस पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, कौन सी सी में लोकेटेड हैं, किस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। ये दोनों सवालों के जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात भारत की। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स, भारत के फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स, USA हैज़ द लार्जेस्ट इनफ्लो ऑफ FDI फॉलोड बाय चाइना एंड सिंगापुर। ठीक है, ग्लोबल FDI फ्लोज विल डिक्रीज बाय अप टू 40% फ्रॉम द 2019 वैल्यू, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो ये काफ़ी जो है कॉमन टू नोन फैक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट में कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। FDI का जो ओवरऑल निवेश है दुनिया भर में ये भी जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय फर्दर 5% टू 10% इन 2021। इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू स्लोली रिकवर स्टार्टिंग 2022। क्लियर है बात? विद दैट नोट हम सेकंड इशू को भी यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। थर्ड एंड द फाइनल इशू, एग्रीडेक्स, एक नया इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नया क्या, ये पहला एग्रीकल्चरल इंडेक्स है टू ट्रेड इन द कमोडिटीज़ मार्केट। सो यहाँ पर आपको जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानकारी नहीं है उसको थोड़ा बहुत मैं बता दूँ आपके बारे में। इसमें आपने सुना होगा आई एम श्योर सेंसेक्स के बारे में, राइट? सेंसेक्स की न्यूज़ तो आती रहती है टीवी पर। इसके बाद आपने सुना होगा निफ्टी के बारे में। सो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज़ हैं? सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, इन 30 कंपनीज़ का जो शेयर प्राइस चल रहा है, उन 30 कंपनीज़ के शेयर प्राइस को अगर आप सम कर दें उससे आपका सेंसेक्स का प्राइस जो है वो दिख जाता है। सिमिलरली निफ्टी जो है वो कई प्रकार का है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है। सो यहाँ पर जो पीछे नंबर्स लगे होते हैं ये बेसिकली उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के शेयर्स को बताते हैं कि कितनी कंपनीज़ के शेयर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सिमिलरली, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये बताता कौन है? ये बताने वाले कुछ एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंजेस हैं और ये दोनों ही एक्सचेंजेस आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानकारी देते हैं। सिमिलरली भारत में एक कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव्स का भी एक्सचेंज है। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, इट स्टैंड्स फॉर S। उसी तरीके से एक कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव्स का भी एक्सचेंज है जिसको हम बोलते हैं NCDEX। ठीक है, NCDEX के बारे में थोड़ी जानकारी पहले ही ले लीजिए। इट इज़ द कंट्रीज लीडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए है, यानी कि जो आपकी सीड्स होती हैं या फिर जो जैसे हम कह सकते हैं बाजरा, कैस्टर, ये सब चीज़ों के लिए होती है, ये एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज है।
It offers services across the entire value chain of agricultural commodities. It offers a wide range of benchmark products across agricultural commodities. It brings buyers and sellers together through its electronic trading platform. So जो NSE और BSE है उनका भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि नहीं? सिमिलरली जो यहाँ पे NCDEX है इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इतनी बात आपको NCDEX के बारे में क्लियर है। अब जिस तरीके से NSE और BSE के ऊपर इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स एक इंडेक्स है, इसके बाद निफ्टी एक इंडेक्स है, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर पहला भारत का एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो समझना है कि ये भारत का पहला एग्रीकल्चर इंडेक्स है, लेकिन साथ ही में ये फ्यूचर्स का भी इंडेक्स है। सो डोंट गो इनटू टू मच डेप्थ राइट नाउ। इतना समझ लीजिए कि पहला एग्रीकल्चर का फ्यूचर्स इंडेक्स है। फ्यूचर्स एक अलग कहानी बन जाती है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एग्रीडेक्स। ठीक है, सो ये एक एग्रीडेक्स है। NCDEX का एग्रीडेक्स इज इंडियाज फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स विच ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 10 लिक्विड कमोडिटीज़। ठीक है, जिस तरीके से सेंसेक्स में 30 हैं, वैसे यहाँ पर कितनी कमोडिटीज़ हैं? 10, जिसको कि आप NCDEX के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। जो 10 कमोडिटीज़ हैं इसमें कुछ खरीफ सीज़न की हैं और कुछ रबी सीज़न की हैं। दोनों की कमोडिटीज़ को यहाँ पे लिस्ट किया गया है और इसको एग्रीडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर 10 कमोडिटीज़ को लिस्ट क्यों किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है, कुछ खरीफ की हैं कुछ रबी की हैं, उसका भी आपको जवाब मैं अभी देता हूँ। जो 10 कमोडिटीज़ हैं पहले वो देख लीजिए। कैस्टर सीड, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल, केक, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रीफ, सोया ऑयल एंड सोयाबीन। ठीक है, सो इनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर यू कैन इग्नोर दिस फैक्ट, फ्यूचर्स ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नो ग्रुप ऑफ related commodities may constitute more than 40% of total weightage in the index in order to ensure diversification. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ यहाँ पे 40% से ज़्यादा वेट ले जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये 10 यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्यों डाली गई हैं? खरीफ और रबी वाली क्यों डाली गई हैं? फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? आपने मान लीजिए कुछ पैसा लगा दिया कैस्टर सीड में, कुछ पैसा आपने लगा दिया कॉटन सीड में, और साथ ही में कुछ पैसा आपने लगा दिया मस्टर्ड सीड में। मान लीजिए तीनों की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है, और मान लीजिए क्लाइमेट ऐसा हो जाता है कि तीनों की ही यहाँ पे उपज में कुछ दिक्कत आ जाती है। उस केस में तीनों का स्टॉक गिर जाएगा, राइट। लेकिन इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये डाइवर्सिफाइड यहाँ पर इंडेक्स दिया जाता है टू मेक श्योर कि वो सारा का सारा निवेश ऐसे रिलेटेड चीज़ों में ना डाल दें। मान लीजिए कुछ ऐसी आपदा आ पड़ी जिसकी वजह से सबका सब जो स्टॉक है वो नीचे गिर गया, राइट। सो उस केस में अगर वो सभी स्टॉक्स आपसी एक दूसरे से आपस में संबंध रखते होंगे, उस केस में जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके बाद यहाँ पे लोग ट्रेड करने ही नहीं आएंगे। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि किसी भी एक तरह की कमोडिटीज़ का यहाँ पर जो वेटेज है वो 40% से ज़्यादा ना हो। इससे क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट द पार्टिसिपेंट्स इन हेजिंग देयर कमोडिटी रिस्क। हेजिंग मतलब उसको कम करना, अपने कमोडिटी रिस्क को वो कम कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एंटिसिपेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ सेबी विच अलाउज फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटी इंडाइसेस। सो यहाँ पर अभी तक फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो केवल और केवल भारत में स्टॉक्स में अलाउड थी, लेकिन कमोडिटी इंडाइसेस में भी इन्होंने अलाउ कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर NCDEX ने बेसिकली सहयोग लिया है विद फ्रॉम NSE इंडाइसेस, जिसके चलते ये एग्रीडेक्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टिल अगर आप फ्यूचर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, आपको वन लाइन में बता दूं, ये एक अग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अ डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ एट अ प्राइस अग्रीड अपॉन बाय द बायर एंड द सेलर। प्राइस पहले ही अग्री हो जाता है, बायर और सेलर के बीच में प्राइस पहले ही अग्री हो जाता है, एक समझौता होता है कि आपको इतने पे मुझे देना ही देना है। ठीक है, सो अगेन डोंट गेट इनटू टू मच डेप्थ। जो मैंने आपको अभी बताया ये असल में इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है, ये केवल एक बुकिश या थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। फ्यूचर्स की भी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक प्लेटफॉर्म पे भी होती है और कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर भी होती है, राइट। सो यहाँ पर इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।